Should we start now? Let's start. Listen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good evening. On behalf of Law Stairs, I warmly welcome everyone to today's session. Thank you all for being with us. My name is Saifuddin and I am pursuing law at Government College University Lahore, and I also serve as assistant supervisor for this organization. It is honor for me to introduce our esteemed guest, Ms. Khansa, is a recent law graduate practicing in the courts of Hyderabad. She is also the co-founder of Lawits. Notably, she is the first Pakistani to be selected by a prestigious Nigerian law firm as a published author. Ms. Khansa is regularly invited to share her expertise on legal research. Additionally, she has been recognized for her contributions to the legal community or feature in a photo exhibition celebrating a woman in the law. I kindly request everyone to have a pen and notebook ready to jot down any questions you may have towards the end of session. Inshallah, Ms. Kansa will address your queries. Thank you, Ms. Kansa, for being with us today. The floor is yours. जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। अच्छा, मेरे पास आज ना थोड़ा सा आवाज का इशू है। आप मुझे बताएं मेरी आवाज सही आ रही है? क्लियर है मैम? ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, होस्ट जो है वो मुझे अलाउ करते हैं शेयर स्क्रीन करने के लिए, यस ताकि मैम। मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ। वेट मैम, you are host, you will share with the screen with yourself. ठीक है फरीब, थैंक यू। अच्छा तो ठीक है, आई होप इट्स विजिबल। मैम you screen is visible. ओके, थैंक यू। तो वैसे ये मेरी अगर सेशंस जो है वो किसी ने अटेंड किए हैं पहले मेरे लीगल रिसर्च पर, तो ये वही वाली सेम मेरी पीपीटी है। तो हो सकता है अगर कोई प्रीवियस वाले स्टूडेंट्स हैं जो पहले भी ज्वाइन करते हैं अक्सर मेरी ये वाली इस तरह के सेशंस जो कि लीगल रिसर्च पर होते, तो वो कहेंगे सेम वही वाली बातें वापस रिपीट हो रही हैं। तो इसलिए अगर आपका कोई भी क्यूरी हो तो फील फ्री। बाकी मैं जो है इसी आउटलाइन के हिसाब से इस सेशन को भी कंडक्ट करूंगी इंशाल्लाह, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि एक मिनट, हाँ, कि हमारे स्कीम ऑफ दिस वर्कशॉप है क्या ये इस सेशन का। सबसे पहले हम रिसर्च और सर्च में डिफरेंस देखेंगे, लीगल रिसर्च क्या होती है, उसकी क्या क्या सोर्सेज मोड्स, ऑनलाइन रिसर्च रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, कुछ गूगल सर्च ट्रिक्स, और हम लास्ट में ये भी देखेंगे कि हम लॉज को और केस लॉज को किस तरीके से असिस्ट कर सकते हैं, और एंड में कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस या इफेक्टिव वे क्या हो सकते हैं लीगल रिसर्च करने का वो बताऊंगी। अच्छा, अगेन मैं ये कह रही हूँ कि यू ऑल आर वेलकम, कि आप किसी भी किस्म की मुझसे यहाँ पर क्यूरीज साथ साथ कर लें भले, या अगर आप चाहें तो लास्ट में भी कर सकते, लेकिन आप लोग अगर चैट बॉक्स पे करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब हम ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये कि रिसर्च और सर्च में डिफरेंस क्या है। तो कोई मुझे वैसे ही बताएगा, मैं अभी यहीं से हटा देती हूँ उसको। आप में से कोई पार्टिसिपेंट अगर चैट बॉक्स में लिखना चाहे आप क्या समझते हैं कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ टर्म सर्च और रिसर्च। जी कोई बताएगा प्लीज। सर्च तो हम करते रहते हैं ना वैसे भी, तो आप बताएं सर्च और रिसर्च में क्या डिफरेंस हो सकता है, व्हाट डू यू थिंक। यस इकरा, कमलेश प्रोबेबली लिख रहे हैं। Search is a normal thing to know any major detail, but research means critical analysis of search.
ठीक है। सर्च तो एक जनरल चीज है जो हम भी जो है वो नॉर्मली तौर पे गूगल पर भी कुछ लिखा वो सामने आ गई, सर्च वो है। रिसर्च मीन्स एक चीज डिस्कवर हुई है, उसमें हम न्यू कंट्रीब्यूशन करते हैं। यस, ये भी हो सकता है। अच्छा, रिसर्च बहुत तरह से होती है। एक ये भी हो सकती है जैसे आपने बात की कि कुछ नई चीज डिस्कवर हुई है, उसमें न्यू कंट्रीब्यूशन लेकर आना। या एक ये हो सकता है कि एक जगह गैप है, उस गैप को फिल करना चाह रहे हैं आप। या एक ऐसा हो सकता है कि कहीं पर ऐसा वैक्यूम में कभी पहले काम ही नहीं हुआ, कोई ऐसा टॉपिक है, उसमें भी आप रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है। जबकि सर्च जो है वो तो इतनी सिंपल टर्म है कि आप अभी भी गूगल पर लिखते हैं तो वो भी आपका सर्च हो गया। इधर भी यहाँ पर भी इसीलिए इसी तरह इसको जो है वो डिफरेंशिएट किया गया है कि अगर एक्सपर्टीज देखें तो अक्सर रिसर्चर्स जो होते हैं वो बहुत क्वालिफाइड लोग भी होते हैं, जबकि सर्च के लिए तो कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, कोई भी बंदा सर्च कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा गोल मेन क्या होता है सर्च का हमारा, ये कि कोई भी चीज हम ढूंढ रहे हैं तो यू मीन कि फाइंड समथिंग, हम कुछ ढूंढ रहे हैं तो वो हमारा सर्च का जो है मेन गोल होता है। जबकि रिसर्च क्या, टू अनकवर न्यू इंफॉर्मेशन और एड नॉलेज और आइडेंटिफाई फैक्ट्स, इस तरह की जो चीजें हैं। हमारा मेन गोल रिसर्च का क्या होता है, जैसे आपने एक बात की कि अगर कोई डिस्कवरी हुई है उसमें हमें कंट्रीब्यूशन करना है, वो भी हमारा एक गोल हो सकता है। या जैसे मैंने अभी कहा कि अगर कहीं पर गैप है, पहले कभी काम नहीं हुआ, तो उस गैप को भी फिल करने के लिए हम कर सकते हैं रिसर्च। या फिर एक रिसर्च थी, अब वो पुरानी हो गई, अब नई इजाद आई है, कोई नई आप उसमें दरियाफ्त करें, न्यू नॉलेज निकाल रहे हैं, तो वो भी आपका रिसर्च का एक गोल हो सकता है। ठीक है। तो जनरली अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो जो लोग अगर रिसर्च करते हैं वो बहुत बड़ी टाइम के लिए भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपका है जो फील्ड वर्क से रिलेटेड है, सोशल, आपको रिसर्च करनी पड़ती है उसमें, क्योंकि रिसर्च की बहुत सी टाइप्स होती है, तो बहुत टाइम टेकिंग होती है। इवन अगर आप अपने स्टूडेंट लाइफ में थीसिस भी बना रहे हैं तो वो भी टाइम टेकिंग होता है। कोई अगर आप पेपर लिख रहे हैं, जो रिसर्च पेपर्स वगैरह होते हैं वो भी काफी टाइम टेकिंग होते हैं। जबकि सर्च को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो वो तो होता ही शॉर्ट टाइम के लिए कि आपने अभी जल्दी से भी कोई गूगल पर भी कर रहे हैं या किसी भी सर्च इंजन पर आप कर रहे हैं तो वो आपकी सर्च हो जाती है। अच्छा, इसी के साथ साथ जो अगर हम प्रोसेस की बात करें तो रिसर्च में क्या स्टेप्स होते हैं, स्टेजेस होते हैं। जैसे अगर हम थीसिस की बात करते हैं तो हमें पता होता है पहले हमने ये लिखना है, इसके बाद ये। या अगर हम सोशल रिसर्च करें तो उसकी भी अलग अलग जो है वो स्टेप्स होते हैं, आपको पता होता है आपने ये सर्वे कंडक्ट करना है, ये इंटरव्यूज लेने हैं, ये क्वेश्चनियर्स निकालने हैं। तो एक पूरे प्रोसेस के थ्रू चलती है रिसर्च, जबकि रिसर्च में ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह से जो रिसर्च होती है वो मॉनिटर्ड और रेगुलेटेड भी होती है अक्सर। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे लॉ स्कूल्स में अगर हम थीसिस वर्क कर रहे होते तो हमारे पास एक सुपरवाइजर हमारे साथ जो है वो उसे असाइन किया जाता है जो हमें सुपरवाइज कर रहा होता है। जबकि सर्च में ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक मिनट चैट बॉक्स देखूं। यस, सर्च इज जनरल। सही कहा आपने अरसलान एंड अनिक। सर्च जो है वो जनरल है, जबकि रिसर्च जो है वो रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक टॉपिक और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो सकता है। एब्सोल्युटली राइट। ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैं आपसे पूछना चाहूंगी ताकि हमारा इंटरेक्टिव सेशन रहे। तो व्हाट डू यू थिंक, अब तो हम यहाँ पर बात करें लीगल रिसर्च की, तो हमने जनरल समझ लिया रिसर्च और सर्च में क्या डिफरेंस है। लेकिन हम पर्टिकुलरली लीगल रिसर्च की बात करें तो व्हाट इज लीगल रिसर्च, व्हाट डू यू थिंक? कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख के बताएं, चैट बॉक्स में। व्हाट इज लीगल रिसर्च? लीगल, अच्छा, मोहम्मद तलहा कहते हैं कि लीगल रिसर्च माइट बी द वन रिलेटेड टू लॉ एंड रूल्स। ऑब्वियसली, बिल्कुल सही कहा, नेम से जो हमें पता चल रहा है। रिसर्च तो हमने देख लिया कि स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड होती है, तो इधर लीगल रिसर्च है दैट मींस रिसर्च रिलेटेड टू लॉ। इकरा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पर बात हो रही है एक ऐसी रिसर्च की जो कि रिलेटेड टू लॉ है। अब लॉ, और अभी हमने जो रिसर्च की बात की, तो हम रिसर्च तभी कर रहे होते हैं ना जब हमारे पास कोई इश्यू होता है किसी किस्म का, तो दैट मीन्स वी हैव अ लीगल क्वेश्चन और लीगल इशू एट हैंड, और उसको सॉल्व करने के लिए एक प्रोसेस के गुजरते हैं हम। अब प्रोसेस क्या, प्रोसेस उसका ताकि हम उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालें, और जाहिर है फिर इंफॉर्मेशन जो हम निकालेंगे हमारे रिसोर्सेज क्या होंगी, उसकी सोर्सेज क्या होंगी, वो उनके रेलेवेंट लीगल मटेरियल्स होंगे या लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूट्स, केस लॉज, कमेंट्रीज वगैरह ये सब चीजें आ जाती हैं ताकि हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो बहुत सिंपल सा अगर इसे हम डिफाइन करें तो क्या, एक प्रॉब्लम एट हैंड है जो कि लीगल इशू है, ये लीगल क्वेश्चन एट हैंड है, उसको हमने सॉल्यूशन निकालना है, उसका आंसर निकालना है, और उस आंसर के जो सोर्सेज हैं वो हमारे लीगल मटेरियल होगा।
स्टैचूज, कॉन्स्टिट्यूशन, केसेस, रेगुलेशंस, कमेंट्रीज, डिक्शनरीज, एनीथिंग। ठीक है। अब अच्छा, इसी में हमारे पास जो सेकंड पॉइंट आता है वो ये आता है कि इस जो हमने बात की ना कि एक क्वेश्चन एट हैंड है, उसको हमने सॉल्व करना है, उसका आंसर निकालना है, तो उसकी सोर्सेज क्या होंगी? उसकी सोर्सेज दो तरह की होती हैं। एक तो ये प्राइमरी सोर्स हमारी, जो कि फोर्स ऑफ लॉ रखती है, और दूसरी हमारी सोर्सेज आती है सेकेंडरी सोर्सेज, जो कि फोर्स ऑफ लॉ नहीं रखती, लेकिन फिर भी हम इन्हें यूज कर सकते हैं क्योंकि वो परसुएसिव होती हैं। अच्छा, तो प्राइमरी सोर्सेज में क्या क्या हमारे पास आती है? जो ओरिजिनल सोर्सेज होती हैं, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जो कि लॉज होते हैं वो, और केस लॉज, रेगुलेशंस वगैरह, ये वाली हमारी प्राइमरी सोर्सेज में आती है, और ये अथॉरिटेटिव होती है, यानी इनके पास फोर्स ऑफ लॉ होता है। जबकि सेकेंडरी सोर्सेज जो होती हैं वो इन्हीं प्राइमरी सोर्सेज पर कमेंट्री होती है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पर्टिकुलर आर्टिकल पर, जैसे आर्टिकल 10 है या आर्टिकल 9, आर्टिकल 8, उस पर किसी ने कोई पेपर लिख लिया या किसी ने कोई आर्टिकल लिख लिया, एक होता है ना अपना ओपिनियन दिया, किसी आर्टिकल पर कॉन्स्टिट्यूशन के, या किसी लॉ के सेक्शन पर किसी ने अपना बड़ा सा पेपर लिखा है या कोई ओपिनियन दिया है, तो दैट मीन्स वो आर्टिकल या वो सेक्शन वो तो प्राइमरी सोर्स होगा। जबकि अगर हम रेफर करें किसी उस ओपिनियन पर इस तरह के या किसी पेपर पर, तो वो हमारे सेकेंडरी सोर्स पे आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई अपना रिसर्च पेपर लिखती हूँ, तो वो रिसर्च पेपर मेरा किस सोर्स में आएगा? आप सोचिए, अगर आप कभी रिलाई करें उस पर या आप कभी उस पर रेफर करें, तो आप वो आपकी सेकेंडरी सोर्स होगी, प्राइमरी सोर्स नहीं होगी, क्योंकि प्राइमरी सोर्स कौन सी है? वो जिनमें फोर्स ऑफ लॉ है। ठीक है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें और भी एग्जांपल्स ये हैं कि जैसे कमेंट्रीज वगैरह होती हैं, हमारी टेक्स्ट बुक्स में कमेंट्रीज जो लिखी होती हैं वो आर्टिकल्स यहाँ मेंशन है। डिक्शनरीज जो होती हैं वो भी हमारी सेकेंडरी सोर्सेस में आती हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारी एक सोर्स ऑफ लीगल रिसर्च वो हमारा ऑनलाइन डेटाबेस है, जो कि इन दोनों में आ जाता है। मिसाल के तौर पर ऑनलाइन जो हमारे पास मटेरियल मिलता है वो आपके पास प्राइमरी सोर्स वाली चीजें भी मिल जाती हैं, सेकेंडरी सोर्सेज वाली चीजें भी मिल जाती हैं। ठीक है। अच्छा, मैं एक दफा चैट बॉक्स देख लूँ किसने कुछ लिखा है। ठीक है, लीगल रिसर्च पर ही आपने जवाब दिया है। तो ये हो गए हमारे सोर्सेस ऑफ लीगल रिसर्च। ये मैंने स्लाइड छोड़ी, इसमें ये लिखा था कि रिसर्च या हम नेशनल लेवल पर कर रहे हैं या हम इंटरनेशनल लेवल पर कर रहे हैं, उसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मिसाल के तौर पे आप एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ चाहते हैं कि मैं अभी स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ, मैं कोई रिसर्च पेपर लिखूँ या रिसर्च आर्टिकल लिखूँ। अक्सर लोग बहुत शौकीन होते हैं इसके, ताकि एक तो आपकी सीवी भी स्ट्रांग होती है इससे, और आप एकेडमिक भी, आप लेवल जो है आपका हाई होता है कि आप जो है रिसर्च वर्क करें। तो अगर आप चाहे किसी नेशनल लॉ पर या नेशनल लेवल पर रिसर्च करें या इंटरनेशनल लेवल पर, आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए ताकि आप उस पर कर सकें। ठीक है। अब उसमें क्या, सबसे पहली बात, यू नीड अ रिसर्च क्वेश्चन, क्योंकि हमने बात की ना, लीगल रिसर्च क्या है? एक क्वेश्चन एट हैंड है, उसी को सॉल्यूशन निकालना है। तो आपके पास एक रिसर्च क्वेश्चन होना चाहिए कि मसला क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने ये लिखा था, कॉन्फ्रेंस पेपर था, कॉन्फ्रेंस से प्रेजेंट किया था, तो वो हमारा था क्लाइमेट चेंज एंड राइट टू लाइफ पर, उसके इंटरसेक्शन पर। तो हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन था ना वो ये था कि क्या वुमेन, क्लाइमेट चेंज जब होता है, क्या वुमेन ज्यादा अफेक्ट होती है उससे देन मैन? ये हमारा रिसर्च क्वेश्चन था। ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं कि अगर आप भी अभी शौक रखते हैं या आप चाहते हैं कि मैं रिसर्च करूं, तो आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, चाहे वो सोशल हो या सोशल ना भी हो, लॉ से रिलेटेड हो। उस क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि आपके पास मसला क्या है, ताकि फिर ही तो आप उसकी रिसर्च करेंगे। तो जैसे मैंने आपको मिसाल बताई कि हमने सोचा हम इस पर रिसर्च करेंगे कि क्या जब भी क्लाइमेट चेंज होता है वो वुमेन उससे ज्यादा जो है वो अफेक्ट में आती है या नहीं, और अगर आती है तो क्या हमारे पास ऐसे लॉज हैं नेशनली या इंटरनेशनली जो उस चीज को प्रोटेक्ट करते हैं, ये वुमेन स्पेसिफिक ऐसे लॉज हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। तो ये हमारी रिसर्च थी, और ये बहुत अहम है रिसर्च इस वजह से कि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं या इवन इंटरनेशनली जितने भी क्लाइमेट चेंज से लॉज हैं, वहाँ कहीं भी जेंडर स्पेसिफिक टर्म लिखी हुई ही नहीं है। जबकि हमने इतनी सारी एग्जांपल्स दी थी, इतनी सारी केस स्टडीज दी थी पाकिस्तान की क्या दुनिया भर में, जहां पर ऐसा हुआ कि जब भी क्लाइमेट चेंज होता था तो वुमेन ज्यादा अफेक्ट होती थी देन मैन। तो दैट मीन्स हमें जो हमारे पास लॉज भी होने चाहिए इस तरह के स्पेसिफिक, जहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक लैंग्वेज लिखी हुई हो, तो वो नहीं थे। तो दैट मीन्स हमने जब ये रिसर्च की
बहुत सारी एग्जांपल्स दी, और हमने लास्ट में रिकमेंड भी किया कि ऐसे ऐसे लॉज होने चाहिए, ये जो लॉज हैं नेशनली या ये इंटरनेशनल लॉज हैं, इनको हम इस तरीके से बेहतर कर सकते हैं इनमें जेंडर स्पेसिफिक लैंग्वेज लेकर आके। तो इट मीन्स आई होप आप अंडरस्टैंड करें कि ये क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया, बहुत सारे नेशनल लॉज देखे, बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज देखे रिलेटेड टू दैट क्लाइमेट चेंज, कि क्या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड नेशनल या ये इंटरनेशनल जो भी सारे लॉज हैं इनमें वुमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज हुई भी है या नहीं, हमने ये चीज देखनी थी, हमारा काम ये था। क्योंकि हमने हमारा इशू ही ये था, क्वेश्चन जो रिसर्च का था वो यही था कि क्या वुमेन का राइट टू लाइफ इन्फ्रिंज होता है जब भी क्लाइमेट चेंज आती है, और ज्यादा होता है देन मैन, ये चीज हमने देखनी थी। तो इस तरह आप भी जब भी रिसर्च करना चाहते हैं तो एक आपके पास एक रिसर्च क्वेश्चन एट हैंड होना चाहिए। उसके बाद यू नीड टू अंडरस्टैंड द की डिटेल्स एंड क्वेश्चंस ऑफ योर लीगल इशू। जैसे मैंने अभी आपको बात की ना कि मेन हमारा इशू तो ये था कि राइट टू लाइफ का इंटरसेक्शन, राइट टू लाइफ ऑफ वुमेन का इंटरसेक्शन देखना था हमने क्लाइमेट चेंज से। तो उससे रिलेटेड हमने जो करीबी जो जो डिटेल्स आ रही वो भी हमने समझी, क्या कि ये तो हम देख रहे हैं कि हाँ राइट टू लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्रिंज होता है एक वुमेन का जब भी क्लाइमेट चेंज होता है। और वो वुमेन का कहने से मकसद ये है कि दैट मीन्स हम इधर कंपेयर कर रहे हैं उसको मैन से, मेन से ज्यादा वुमेन का हो रहा होता है। और उसकी बहुत सारी हमने सिचुएशंस बताएंगे क्लाइमेट चेंज में कहाँ कहाँ कब कब हो रहा होता है, कौन कौन सी केस स्टडीज हैं। तो हमने इस चीज को सब कुछ समझा। उसके साथ साथ हमने ये भी समझा कि हमने ये देखना है कि कौन से लीगल लेकुनाज है हमारे पास, ठीक है, कि कहाँ क्यों अगर ये ऐसा है मसला कि वुमेन जो है वो ज्यादा इफेक्ट में आती है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो क्या हमारे पास ऐसे लॉज मौजूद हैं। तो वो भी देखी हमने, नेशनल लॉज भी देखे, इंटरनेशनल लॉज भी देखी, रेगुलेशंस रूल्स सब देखे। तो डेट मीन्स जो भी आपका रिसर्च क्वेश्चन एट हैंड है उसकी आपको बहुत अच्छे से थोरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये कि जाहिर है अब आपने उसको सॉल्व करना है तो आपको लॉज और उससे रिलेटेड आर्ग्यूमेंट्स बनाने के लिए आपने इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पर यही सवाल पैदा होता है कि आपको इशू तो एक एट हैंड मिल गया कि ये मैं रिसर्च क्वेश्चन करूंगा, ये रिसर्च क्वेश्चन पे काम करूंगी, और अब आपने अगर उसको थोरो अंडरस्टैंडिंग करनी है ना तो एक बेस्ट हल यही है कि अगर जो इंटरनेट पर ही आपको वैसी अवेलेबल उससे उस टॉपिक से रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन मिल रही है तो आप उसे पढ़ें, ठीक है। उसे पढ़ेंगे तो आपको 100 बातें और पता चलेंगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कह रही हूँ कि मैंने ये टॉपिक चूज किया है क्लाइमेट चेंज एंड वुमेन्स राइट टू लाइफ, ठीक है, तो इस टॉपिक पर पहले भी बहुत दफा काम हुआ था। जब हमने गूगल पर ही सिंपली लिखा तो हजार आर्टिकल्स मिल गए, कभी किसी ने कोई रिपोर्ट की हुई है, किसी दूसरे ममालिक की रिपोर्ट्स पढ़ी। तो पढ़ने से क्या हुआ, मेरी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी हुई, और जब मैं उस रिसर्च पेपर को लिख रही थी तो मुझे उस साइट करने के लिए भी मटेरियल मिलता गया कि ये इस मुल्क की रिपोर्ट है उसमें भी ये लिखा हुआ था, या ये आर्टिकल मिला, ये किसी का ओपिनियन मिला, ये किसी का रिसर्च पेपर मिला। तो दैट मीन्स आपने उस टॉपिक से रिलेटेड सिंपल जब आप रिसर्च स्टार्ट करते हैं ना, सिंपल आप गूगल पर भी स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम लेके, आपके पास बहुत सी चीजें आएंगी, फिर आपको पता चलेगा कि मैं इसको और ज्यादा बेहतर किस तरीके से निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ, ताकि मैं उन जो भी मेरे पास सामने डिजायर्ड मेरा मटेरियल आया उनको मैं सपोर्ट के लिए अपने पास यूज भी कर सकूं। क्योंकि आपको जब भी आप रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल वगैरह जो भी लिखते हैं ना तो उसमें आपने साइट जरूर करना होता है, क्योंकि जाहिर है आपको ऐसे ही तो इल्हाम नहीं आ रहा होता सारी बात का, और ना तो ये काबिल कबूल होती है कि आप खुद ही से बस लिखे जा रहे हैं, उसको आपने लाजमी साइट करना होता है। तो इसलिए जो भी आपको लॉज या इंफॉर्मेशन कहीं से भी मिल रही है तो आपने उसे साइट करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अभी हम उसमें अगर क्या कहते हैं वो देखेंगे गूगल सर्च ट्रिक्स में भी, तो क्या होता है जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं बहुत सी चीजें हमें इररेलेवेंट भी मिलती है। तो आपने ये भी लाजमी लास्ट में फिर देखना है कि जो भी चीजें मुझे मिली है रेलेवेंट है भी या नहीं। तो ये अगर आप 4 पॉइंट समझ लें ना एज ए स्टूडेंट, और जो एज एज ए वो वाले स्टूडेंट जो चाहते हैं कि मैं अब रिसर्च स्टार्ट करूं, मैंने बहुत सारे सेशंस ले लिए हैं और ये सारे सेशंस तो जनरल होते हैं। मैं चाहता हूँ कोई मुझे, अक्सर लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि बस ना हमें बिल्कुल बेसिक एबीसी बताएं कि स्टार्ट कैसे करें। तो स्टार्ट करना बस ये है, कोई भी इशू उठाएं। अभी रिसेंटली लोगों ने इतना एआई पर काम किया है, क्यों, क्योंकि वो नया नया उभरा था। तो इस तरह से आप कोई भी ऐसा इशू उठा सकते हैं, उसकी अच्छी से अंडरस्टैंडिंग लें, उस पर अगर ऑलरेडी काम हुआ है तो पढ़ेंगे तो और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आप बस इस तरह अपना जो है वो रिसर्च पेपर या ओपिनियन वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सोर्सेज हमने पढ़ ली कि आपके लिए, फिर ये जो हमने बात की कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द की डिटेल्स एंड फाइंडिंग लॉज, वो आप जो फाइंड करेंगे जो आपके सोर्सेज होंगी वो ये वाली होंगी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज।
अच्छा, मोड की अगर बात करें तो एक तो मैनुअल रिसर्च होती है और एक ऑनलाइन। ऑनलाइन तो आपको पता है इंटरनेट पर जो मिल जाती है, और मैनुअल में ये है कि जो विदाउट इंटरनेट है, दैट मीन्स आपकी लॉ लाइब्रेरीज वगैरह में जो मिलती हैं, और लॉ रिव्यूज एंड जर्नल्स, लॉ डाइजेस्ट वगैरह, डिक्शनरीज, कमेंट्रीज, बुक्स, ये सब चीजें आपकी इसमें आ सकती हैं। और ऑनलाइन रिसर्च की ये कुछ वेबसाइट्स हैं, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। पाकिस्तान लॉ साइट की एक वेबसाइट है, लीगल रिसर्च सेंटर पाकिस्तान की, पंजाब लॉज ऑनलाइन की वेबसाइट। ये जो पंजाब लॉज ऑनलाइन वाली है, ये तो मेरे ख्याल में फ्री है। आपको थ्रू आउट प्रोविंस ऑफ पंजाब जितना भी लीगल मटेरियल्स है वो यहाँ मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये सिंध लॉज के नाम से भी है कि यहाँ पर भी थ्रू आउट सिंध प्रोविंस जो है वो आपको मिल जाएंगे मटेरियल, लीगल मटेरियल। पीएलडी की है, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट बहुत अच्छी है। यहाँ पर तो इवन जो लॉज हमारे पास अभी मौजूद हैं और उससे रिलेटेड अगर पार्लियामेंट्री डिबेट्स हुई थी तो वो भी आप देख सकते हैं, ताकि अगर कुछ ऐसे लॉज होते हैं ना, अगर किसी ने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू वाला सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसमें भी टीचर बताते हैं कि प्रियम्बल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंट ऑफ लेजिस्लेटर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको इवन किसी लॉ के पर्टिकुलर प्रोविजन की मीनिंग समझ नहीं आ रही तो आपने इसकी वेबसाइट पर जाकर उससे रिलेटेड पार्लियामेंट्री डिबेट्स देख सकते हैं, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। ठीक है, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की अपनी अपनी वेबसाइट्स भी होती हैं, तो वो भी आपकी हेल्पफुल हो सकती हैं। ये कुछ इंटरनेशनल सोर्सेज की भी हैं, जिसमें गूगल स्कॉलर है, वर्ल्ड आईआई के नाम से ये बड़ी अहम वेबसाइट है, और फ्री है ये बिल्कुल। इसमें आपको थ्रू आउट द वर्ल्ड जितने भी लॉज, लेजिस्लेशंस और इवन जो कंट्री वाइज लॉज होते हैं, केस लॉज, वो भी आपको फ्रीली मिल जाते हैं। हीन ऑनलाइन ये फ्री नहीं है, आई बिलीव ये तो पेड होती है। उसके अलावा आईएचएल का डेटाबेस तो मुकम्मल फ्री एक्सेसिबल होता है। आईसीआरसी की अपनी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, उनके रूल्स वगैरह, उनका डेटाबेस पूरा आपको इंटरनेट पर मिल जाता है आसानी से। इसके अलावा ये है एक इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लॉ लाइब्रेरीज, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी भी एक वेबसाइट है, ये www.iall.org। ये भी आई थिंक, हाँ ये फ्री है वेबसाइट। यहाँ पर भी आपको थ्रू आउट द ग्लोब जितनी भी लॉज एंड लीगल डेटाबेस है वो यहाँ मिल जाता है। आईसीसी का, आईसीजे का भी अपना अपनी वेबसाइट बनी हुई है, यूनाइटेड नेशंस की अपनी वेबसाइट बनी हुई है। तो आप अगर इनसे रिलेटेड रिसर्च करें तो आपके लिए वेबसाइट्स भी हेल्पफुल हो सकती हैं। अच्छा, ये कुछ गूगल सर्च ट्रिक्स भी हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं रिसर्च करते हुए, जिसमें एक सबसे पहली है कि आपने कोटेशन मार्क्स यूज करने। अगर आप स्पेसिफिक टर्म चाहते हैं गूगल के वो सामने लेकर आए, तो आप अगर उस पर कोटेशन मार्क्स लगाएं तो वो गूगल जो है सेम एग्जैक्ट फेस आपके पास लेकर आता है। तो आप ट्राई करके भी देखना अपने पास भी, कि जब भी आप कोटेशन मार्क्स लगाते हैं, चाहे कोई एग्जैक्ट वर्ड है या कोई फ्रेज है, वो पूरा का पूरा गूगल आपके पास सामने लेकर आता है। क्योंकि ऐसा होता है ना, गूगल पर कुछ लिखते हैं तो बहुत सारा इररेलेवेंट चीजें भी आती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं जो ये टर्म गूगल को बता रहा हूँ, इस टर्म से रिलेटेड ही सारा मेरे पास जो भी सामने आए वो चीजें सिर्फ इस टर्म से रिलेटेड आए, तो अगर आप कोटेशन मार्क्स उसके शुरू में और एंड में लगा देंगे तो वो सेम ही आएगा। ठीक है, ये आप जरूर ट्राई कीजिएगा। उसके अलावा एक सेकंड ट्रिक होती है, यूज द माइनस साइन वाली। इसमें ये है कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर टॉपिक है और आप उस पर रिसर्च कर रहे हैं, और आप जब भी उस पर रिसर्च करते हैं तो सेम जो है वो मटेरियल आपके पास आ जाता है, और आप चाहते हैं कि अब इस मटेरियल के अलावा दूसरी चीजें आए, तो अगर आप, जैसे मिसाल यहाँ लिखी हुई कॉपीराइट, ठीक है, कॉपीराइट का एक टॉपिक है जिस पर मैं रिसर्च कर रही हूँ, कॉपीराइट लिखा, स्पेस देकर माइनस की साइन, और माइनस के बाद स्पेस नहीं, फिर वो वाला टॉपिक जो मैं चाहती हूँ कि अब ना आए मेरे सामने, तो अगर मैं इसे माइनस कर दूंगी तो फिर उसके अलावा जितना भी मटेरियल कॉपीराइट से रिलेटेड गूगल में अवेलेबल है वो मेरे सामने आ जाएगा। ये एक्सक्लूड कर देगा इस टर्म को जो इसकी माइनस की बात लगाई गई है। तो ये भी एक अच्छी ट्रिक है, ताकि आप जो है एक इफेक्टिव तरीके से और अपने डिजायर्ड जो है वो मटेरियल को सामने लेकर आ सके गूगल पर, क्योंकि बहुत इररिलेवेंट चीजें भी आ जाती हैं। इसके बाद ये एक साइट रिसर्च भी है, ये भी आप जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं, हाँ, आप लोगों से ये जो है वो पीडीएफ शेयर कर दूंगी, मैंने देखा चैट पे किसी का ये लिखा हुआ था टेक्स्ट, तो आप ये जरूर ट्राई भी कीजिएगा सारी गूगल सर्च टेक्स्ट लिखकर। जैसे इसमें एक साइट है, वेब, अगर आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर चाहते हैं कि इसी वेबसाइट के की मेरे पास जो है वो रिसर्च आए, मिसाल के तौर पे मैं रिफ्यूजीज पर
रिसर्च कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ डॉन न्यूज वालों ने या don.com जो ये वेबसाइट है, इन्होंने आज तक सिर्फ रिफ्यूजीज पर इन्होंने जितना भी लिखा है सिर्फ वो मेरे गूगल जो है वो मेरे सामने लेकर आया। तो आप क्या करें, उस टॉपिक का नाम जिस पर आप सर्च करें उसके बाद साइट और कॉलन लिखने के बाद ये विदाउट स्पेस आएगा, साइट लिखा है SITE कॉलन, और इसके बाद आप कोई भी वेबसाइट अपलोड कर दें, जो भी आप वेबसाइट चाहते हैं वो इसमें आप लिखेंगे ना। तो उसके बाद ये होगा कि जो आपके पास सामने जो भी सारा डिजाइन आएगा रिजल्ट उसका, उसमें सिर्फ उसी वेबसाइट की आएगी। जैसे मैं अभी यहाँ पर आपको दिखा भी देती हूँ, असल में मुझे थोड़ी जल्दी है और मेरे ख्याल में यहाँ टाइम भी शो हो रहा है कि रिमेनिंग मीटिंग टाइम खत्म होने वाली है। तो अगर खत्म हुआ तो प्रदीप आप फिर मुझे बता देना कि नेक्स्ट ज्वाइन करनी है या नहीं। मैम सेम ठीक है, सेम लिंक, सेम लिंक। सही है, चलें ठीक है। मैं ये वाली आपको करके दिखा देती हूँ, एक साइट वाली। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा रिफ्यूजीज स्पेस साइट कॉलन और don.com। आपकी स्क्रीन ऑन नहीं है। अच्छा, एक मिनट में देखूं जरा। हाँ, आई होप अब नजर आ रही है। अब नजर आ रही है प्रदीप? नहीं मैम, अभी आ गई। अभी भी नहीं? हम्म, अभी आ गई मैम। ओके, आ गई। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, तो देखिए ये मैंने यहाँ गूगल पर लिखा था रिफ्यूजीज, ये एक टर्म थी जिस पर मैं रिसर्च कर रही हूँ। साइट लिखा और कॉलन लगा के उस वेबसाइट का नाम लिख दिया जो मैं चाहती थी सामने आए। तो मैंने don.com लिखा, तो अब आप देखेंगे रिफ्यूजीज से रिलेटेड डॉन ने जो जो लिखा है वो सामने सिर्फ डॉन की वेबसाइट्स खुलेंगी और किसी की नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप ये चीज चेक करें कि ये इन्होंने हाईलाइट करके बता दिया कि यहाँ पर रिफ्यूजीज वर्ड यूज हुआ है और ये भी डॉन की ही वेबसाइट है। इस तरह से ये भी डॉन की वेबसाइट है, इधर भी रिफ्यूजीज से रिलेटेड वर्ड यूज हुआ है, ये रहा यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा ये भी डॉन की वेबसाइट है, यहाँ पर भी रिफ्यूजीज वर्ड यूज हुआ है, तो ये सारी आ जाएंगी। और आप ये चेक कर रहे होंगे कि जो वेबसाइट है वो सिर्फ एक ही है, डॉन। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ लिखी थी कि यही हो। ठीक है, इसके अलावा CTL है आई थिंक, कोटिंग द लॉ वालों की चेक करती हूँ। नहीं, CTL नहीं, पता नहीं क्या है उनके फिर, वरना आप किसी की भी लिखेंगे तो आ जाएगी। मैं कोटिंग द लॉ चेक कर लेती हूँ। अच्छा, कोटिंग द लॉ पूरा लिखते हैं ये। ठीक है, तो इसी तरह मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई टॉपिक चाहती हूँ और मैं चाह रही हूँ कि कोटिंग द लॉ, जो ये एक वेबसाइट है, क्योंकि ये एक पाकिस्तान का फर्स्ट लीगल न्यूज एनालिटिकल एनालाइज करने वाला पोर्टल है, यहाँ पर बहुत अच्छे आप आर्टिकल्स वगैरह मिलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं जिस टॉपिक पर रिसर्च कर रही हूँ वो मुझे कोटिंग द लॉ की मिले, तो आप इनकी भी वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं, जैसे रिफ्यूजीज स्पेस साइट कॉलन और इनकी वेबसाइट quotingthelawcom लिखा तो आपके पास उससे रिलेटेड आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, इसके अलावा हम अगर किसी पर्टिकुलर मुल्क की वेबसाइट भी चाहते हैं तो इसका तरीकेकार ये है कि साइट कॉलन, और अगर पाकिस्तान की मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे पास गूगल रिजल्ट लेकर आए वो सिर्फ पाकिस्तान में जितनी वेबसाइट्स हैं वो रिजल्ट लेकर आए, तो आप PK लिख सकते हैं। इस तरह अगर आप चाहते हैं कि UK की आए तो UK लिख दिया, जो भी इनका कंट्री कोड है वो अगर आप लिखने के बाद अपना टॉपिक लिखेंगे ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में, तो फिर क्या होगा, जो आपके पास सारी सामने जो वेबसाइट्स आएंगी ना, आपके पास रिजल्ट जो आएगा वो सारा सिर्फ पाकिस्तान की ही आएंगी। इसी तरह कोई भी मुल्क को आप जिस भी कंट्री का लिख रहे हैं सिर्फ उसी का आएगा, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। और इसके अलावा जो लास्ट हमारे पास ट्रिक है वो है और यूज करने की, कि अगर आप दो टर्म्स यूज कर रहे हैं और दोनों सिनोनियम्स हो सकते हैं, या अगर आप एक टर्म भी यूज कर रहे हैं तो उसका सिनोनियम अगर आप लिखना चाहें कि गूगल मेरे पास बस रिजल्ट लेकर आ जाए, चाहे उसमें क्लाइमेट चेंज लिखा हो या चाहे ग्लोबल वार्मिंग लिखा हो, तो आप उसमें उन टर्म के बीच में कैपिटल में OR लिख सकते हैं। तो भी ये होगा कि गूगल आपके पास जो आपके रिजल्ट लेकर आएगा वो दोनों तरह की टर्म्स इंक्लूडेड होंगी उसमें। जैसे मिसाल के तौर पर मैं चाहती हूँ क्लाइमेट चेंज स्पेस OR कैपिटल में फिर स्पेस फिर ग्लोबल वार्मिंग, तो फिर क्या होगा, मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो दोनों तरह का आएगा। तो ये गूगल सर्च ट्रिक्स हो गई। अब मैं अच्छा अगेन करती हूँ क्योंकि बस अब ये बंद होने वाली है। ठीक है,
और आप सब भी इसे रीज्वाइन कर लें ताकि हम आगे जो है वो कंटिन्यू करें। आपने ये गूगल क्या सेंड किया है? मैम जब तक ये एंड हो जाए तब तक गूगल मीटअप पे हमारा अटेंडेंस का फॉर्म है, मोस्टली स्टूडेंट अच्छा अच्छा, तब तक वो सही है सही है। मैंने कहा फिलअप शायद आप कर। गूगल मीट की लिंक सेंड कर रहे हैं कि हम डायरेक्ट वहां